हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में। यूपी पीसीएस 2024 पीटी निकल गया, हो गया। अब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और जो विद्यार्थी शुरुआत से तैयारी करना चाह रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 की, उसके लिए भी हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से क्लासेस लाने के लिए। मगर अभी तक क्लासेस जो हैं थोड़ी सी लेट आएंगी। कारण क्या, यूपी पीसीएस का वैसे तो बैच हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तुरंत, मगर इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न ने ये मजबूर करा है कि यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा रुका जाए और रुकने के बाद उसमें तैयारी की जाए कि यूपी पीसीएस की डिमांड क्या है और नए तरीके से यूपी पीसीएस को हम कैसे करें, कैसे उसको करें, कैसे मेंटेन करें, आंकड़ा किस प्रकार प्रेजेंट करें। और जो कुछ कोचिंग वाले 2 दिन से ये कह रहे थे, नो डाटा आ रहा है भाई, अब 1:10 से दिखा दिया पूरा। अब यूपी पीसीएस वाले जो कुछ दिन से कह रहे थे कि भाई पैटर्न पूरा चेंज हो गया, क्वेश्चंस ऐसे आ गए, वैसे आ गए, ये हो गया, वो हो गया। अब उनसे एक बात पूछी जाए, जब पैटर्न बिल्कुल चेंज था 22 तारीख को और आज 26 तारीख है, इतनी जल्दी आपने नए पैटर्न के अनुकूल अपनी कैसे टेस्ट सीरीज बना ली, कैसे आप लोगों ने टेस्ट सीरीज बना ली, कैसे आप लोगों ने क्लास को शेड्यूल कर दिया। कारण क्या, वही दोबारा मजमा जो 2021 का था उसे 22 में दिया, 22 का 23 में दिया, 23 का 24 में और 24 का 25 में दिया जाएगा। मगर हम आपके संग ये नहीं करेंगे। 1 जनवरी से हम पहले थ्योरी की शुरुआत करेंगे, थ्योरी सेक्शंस को देखेंगे। उसके साथ यूपी पीसीएस के हम लोग कुछ पीवाईक्यूज, कुछ नॉलेजेबल कंटेंट हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा भविष्य का प्रोग्राम है। फ़िलहाल जो आज बात करते हैं आज हम बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी की क्लास से। एनसीईआरटी की जो आज हमारी क्लास चल रही है, आज उसी एनसीईआरटी की क्लास की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गई है एनसीईआरटी की क्लासेस। एनसीईआरटी में हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो क्लास है आज 16 क्लास है, आज 16 नंबर की क्लास है आज। उससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं और उन 15 क्लासों में हमने जो चैप्टर कवर कर लिए हैं वो चैप्टर जो हमने कवर करे हैं वो चैप्टर हमने 10 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने 10 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज 11th नंबर का चैप्टर है, आज चैप्टर नंबर 11 है जिसकी हमें शुरुआत करनी है, जिसको हमें पढ़ना है। आज चैप्टर 11 है जिसकी हमें शुरुआत करनी है। और ये 11th के बाद एक चैप्टर और होगा जिसको हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस, वो होगा 12th चैप्टर। और इसके बाद हर एनसीईआरटी में जो आप देखते हो परिशिष्ट के नाम से एक कॉलम होता है जिसके अंदर कुछ शब्दावली होती है, जिसके अंदर विशिष्ट रूप से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होता है। कुछ मैं आपको समन्वित रूप से कुछ आपको समितियों का लिखवाऊंगा, वो समितियां क्या हैं क्या नहीं, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में वो आता है। तो इस प्रकार हम लोग इसकी सीरीज को आगे चलाते हैं। आज क्लास नंबर 16 है और चैप्टर जो है 11th चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं कोई एनसीईआरटी एकेडमिक के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी की जीएस के लिए। यूपीएससी जीएस थ्रू एनसीईआरटी, ये हमारे बैच का लोगो भी है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ नोट्स बनाए हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी से। इसमें हम लोग सबसे पहले जो न्यू एनसीईआरटी की क्लास 10th है, क्लास 10th के हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन व भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले वैश्वीकरण को समझाना, फिर उसको कनेक्ट करना भारतीय अर्थव्यवस्था से। इस चैप्टर को हमने इसमें कवर करा है। फिर नई एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th है कंज्यूमर्स राइट्स। और इसके बाद हम लोगों ने जो चैप्टर है वो चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है, क्लास 11th की है,
चैप्टर उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण, इनकी समीक्षा, एक समीक्षा। ये हमारा चैप्टर है जो हम लोगों ने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं और उनसे हम ये 5 चैप्टर हैं, इन सॉरी 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर को आज हम इन नोट्स के द्वारा कवर करेंगे। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? क्योंकि डाउनलोड करके जो नए पढ़ रहे हैं मेरे से वो वही ना सोचें कि पहले डाउनलोड किया जाएगा, डाउनलोड करने के बाद पढ़ाया जाएगा। मैं कोई एनसीईआरटी एकेडमिक में नहीं पढ़ा रहा। आप लोग 5th 6th 10th 11th के स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक मैच्योर एग्जाम के हैं। आप लोग उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगले 1 या 1.5 साल में आपको एक जिले की कमान देनी है। वो मैच्योर पर्सन्स को मिलती है। 1 लाख 2 लाख जिले की जनसंख्या होगी, वो पूरी आपके हाथ में सौंप दी जाएगी। आप उसका निर्धारण करोगे, आप उसके भाग्य विधाता बनोगे। तो इसीलिए मैच्योर पर्सन के लिए क्लास है। तो डाउनलोड करके महेशपुर गांव, पालमपुर गांव, महाराष्ट्र का गांव, इन सब बातों में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट हम उस पर आते हैं। हाँ, जैसे ये बैच है बेसिक टू बेसिक, फाउंडेशन बैच है, तो उसकी गरिमा का पालन किया जाएगा। बेसिक है, चैट ऑनलाइन है, अवेलेबल है। अगर कोई भी पॉइंट आपको उसमें समझ नहीं आता तो आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, वो पॉइंट को दोबारा रिवाइज किया जाएगा। जो बैच आपको 4000 5000 में मिल रहा है एनसीईआरटी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये खत्म होने के बाद फिर हम पॉलिटी सेक्शन, फिर हिस्ट्री सेक्शन को भी हम करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले देखते हैं उदारीकरण, देखते हैं उदारीकरण, देखते हैं लिबरलाइजेशन, देखते हैं। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन डियर, ये इंडिया में हुआ नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात ये है, भारत की इकोनॉमी तो क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, उसको हमने डिक्लेयर नहीं करा था एज ए क्लोज इकोनॉमी। उसको हमने 1947 में ही, जब हमने फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग अपनी करी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, उसी में हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड होगी। क्लियर? मगर हमारी इकोनॉमी मिक्स होने के साथ साथ, क्योंकि हमेशा याद रखना, राजनीति हमेशा भारी पड़ती है हर चीज़ पे, इकोनॉमिक्स पे तो खास तौर से भारी पड़ जाती है। इकोनॉमिक्स क्योंकि आम आदमी को समझ में आती नहीं है, इकोनॉमिक्स को समझना और उसको समझना और उसको सॉल्यूशन करना, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा राजनीति भारी पड़ जाती है इकोनॉमिक्स पर। आखिर में भारी पड़ी 1947 में, जो भारत सरकार ने क्लियर कह दिया था, और एशिया में हम लोग इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा और दशा का निर्धारण किया था कि हम लोग किस राह पर चलेंगे, अर्थव्यवस्था को हम कहाँ पे ले जाएंगे। हमारी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही थी, मगर उस समय की सरकार ने ये देखा कि कुछ लोग हमारी इस यात्रा से खुश नहीं हैं और हमारी इस यात्रा में वो परिवर्तन करना चाहते हैं। आखिर में सरकार ने 1956 में अवाड़ी एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि हम लोगों ने अकाउंट्स में लिख रखा है, खातों में पॉलिसी है मिक्स्ड इकोनॉमी, मगर मिक्स का जो पैरामीटर है वो प्राइवेट है और उसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर है, मगर हमारा ध्यान गवर्नमेंट सेक्टर पे है, हम गवर्नमेंट सेक्टर को ही डेवलप करना चाहते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था सोशलिस्टिक पैटर्न में चली गई। मगर 1991 में वैसे तो इसके हमें लक्षण जो दिखाने शुरू हो गए थे, हमें इसका फर्स्ट अटैम्प्ट जो हमारा दिखना शुरू हो गया था, वो दिखना शुरू हो गया था। हरित क्रांति जब तक नहीं आई थी तभी हमें इस बात का पता लग गया था कि विश्व में हमें अपनी अर्थव्यवस्था के मॉडल को रिवैम्प करने की आवश्यकता है। पुराने PYQ लगाते होंगे आप, तो पुराने PYQ में आप एक टर्म सुनते होंगे, PL 480 क्या है? तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, मगर कुल मिला के PL 480 एक गेहूं की किस्म हुआ करती थी। वो गेहूं की किस्म जो है वो बोनी प्रजाति के गेहूं हुआ करते थे, जल्दी उग जाते थे गेहूं, और वो USA के हुआ करते थे। सरकार USA इन गेहूंों को जल्दी खराब हो जाने के कारण समुद्र में फेंक दिया करता था, ओशियन में, और ओशियन में उनको मछलियां खा जाती थी और उन मछलियों को अमेरिकन खा जाते थे। इस प्रकार से ये गेहूं का काम हुआ करता था। भुखमरी इतनी थी उस समय, ये सोचा गया कि देश की अर्थव्यवस्था इस काबिल नहीं थी, ना सक्षम हुआ पाए हम उसको, और इसी के बाद वो PL 480 गेहूं अमेरिका ने हमको ऐसे खिरात में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कि आप इसको ले जाइए और अपने भारतवासियों को खाइए। अपने दादाजी नानाजी से पूछोगे तो वो बताएंगे उस समय जो गेहूं की, उस समय आज जो रोटी का रंग सफ़ेद है, थोड़ा सा खाकी कलर होता है, बहुत लाइट खाकी कलर होता है, उस समय गेहूं की रोटी का रंग ब्राउन कलर का था।
उस गेहूं को जो फेंकते थे अमेरिकन, उसको इंडिया में लाके जनता को खिलाया गया पीडीएस के द्वारा। तब भी ये धमक उठी थी कि हमें इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, लिबरल करना चाहिए, मगर राजनीति दोबारा भारी पड़ गई। इंदिरा गांधी जी ने इस बात का बहुत अच्छा प्रयास करा। इंदिरा गांधी जी जब जापान में लेकर आई थी, 1984 में लेकर आई थी मारुति सुजुकी मारुति जिसको बोलते थे, एक कोलैबोरेशन था इंडिया और जापान की कंपनीज के बीच में। उनको जब लेकर आई थी तो उसके बाद भी इकोनॉमी को उन्होंने शुरुआत की ओपन करने की, मगर वो भी तरीके से ओपन नहीं हो पाई। मगर एक हल्की सी खिड़की खुल गई अर्थव्यवस्था को ओपन करने की कि विदेशी कंपनियां इंडिया में आ सकती हैं और इंडियन कंपनी भारत में जा सकती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ा। बाद में सरकार आई इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद, उस सरकार ने भी थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया, मगर वो बढ़ाने का प्रयास राजनीतिक द्वंद्व में चला गया। आपने सुना होगा बोफोर्स कैनन स्कैम, बोफोर्स तोप घोटाला सुना होगा, उसमें वो दब गया। आखिर में 1991 के अंदर जो सीक्वेंस बना घटनाओं का, उस 1991 के जो सीक्वेंस ने घटनाओं ने इस बात को प्रभावित कर दिया कि भारत को अब एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को लिए राजनीतिक रूप से हानिकारक हो तो हो, मगर अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत सही होना चाहिए। और इसीलिए अर्थव्यवस्था के ओपन करने के लिए 3 महारथी जुटे, 2 महारथी जुटे, 3 कह लो, बल्कि तीसरा उसमें 2.5 कह लो या 3 कह लो। वो 2 महारथी कौन से थे? उस समय तत्कालीन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वो प्रधानमंत्री देश के पहले साउथ इंडिया से बनने वाले प्रधानमंत्री थे। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो नॉर्थ इंडिया से हुए थे। और उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर सरदार श्री मनमोहन सिंह जी जो थे वो थे। और सरदार श्री मनमोहन सिंह जी को जो वित्त मंत्रालय बनाया गया, तो इन वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार को चलाने के लिए जो सरकार चुनी गई थी, दोबारा सरकार चुनी गई थी कांग्रेस की, उससे पहले देश में खाली राजनीतिक भूचाल हो चुका था। देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी की हत्या हो गई। उससे पहले इंदिरा गांधी जी की हुई, दूसरी इनकी हो गई, और मतलब झंझाटावट में था। आखिर में तत्कालीन वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि जब तक देश की अर्थव्यवस्था को आप ओपन नहीं करेंगे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए और भारतीय कंपनियों को विदेशों में जाने के लिए जब तक आप लोग एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे जिसकी वजह से एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट भी होगा, जिसकी वजह से डॉलर आएगा, और डॉलर के साथ साथ हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी ओपन करनी होगी। उस समय के, मैं तो था नहीं उस समय खैर वहाँ पे, मगर उस समय के काफ़ी बुक्स ये बताती हैं कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा और उनसे कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहा कि आप बैठिए अपने कैबिन में, मैं आपको कल तक बताता हूँ। और आधे घंटे में ही फाइनेंस मिनिस्टर को मैसेज आया तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर का कि आप लोग शुरू कीजिए ओपन इकोनॉमी करना। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमें करेगा, इसके लिए संसद में बिल लाना पड़ेगा और संसद की सहमति की जरूरत पड़ेगी। तत्कालीन जो विपक्ष में उस समय थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने तत्काल कहा कि देश के लिए जरूरी है, आप कीजिए। और इस प्रकार से हमारी शुरुआत हुई लिबरलाइजेशन की, एलपीजी की तरफ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पूरी अर्थव्यवस्था को चक्र घुमा दिया गया, 360 डिग्री का पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र घुमा दिया गया। और इस अर्थव्यवस्था के चक्र के घुमाव के पहिए के जो बड़े सूत्रधार बने वो 3 लोग बने। फर्स्ट, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव ने इस बात को पुख्ता करा कि किसी भी प्रकार से ये सारे की सारा चक्र रुके नहीं, राजनीतिक की वजह से, अपोजिशन की वजह से, या मेरी ही पार्टी के कुछ लोग जो विरोध करते हैं इस बड़े परिवर्तन का, वो रुके नहीं। दूसरा, इस रथ के जो चालक बने, इस रथ के जो चालक जो फ्रंट सीट पे बैठे, जो एलपीजी लाने वाले, वो थे श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बने। और इनके लिए बैकअप का जो काम करा तत्कालीन हमारे आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने काम करा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें ये पूछा भी, मतलब हम तो चलो अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, मगर अभी भी आप करोगे तो उसमें देखोगे, उसमें मैच करने को आता है कि उस समय के आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन थे। इन तीनों के लोग, इस लड़की ने अर्थव्यवस्था को ओपन किया, एलपीजी को लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों से इसकी शुरुआत की गई। और इन तीनों ने इतना बड़ा महत्वपूर्ण चरण का उपयोग किया, एक महत्वपूर्ण चरण का प्रभाव डाला कि जिस सरकार ने इसको लॉन्च किया था, उसके बाद कई पार्टियों की सरकार आई गई, मगर किसी भी पार्टी ने इस परिवर्तन को रोका नहीं। किसी भी पार्टी ने इस परिवर्तन को डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों?
सबको पता है ये परिवर्तन देश की नींव है, देश का वो है। जाना मत, आज बैठे रहना, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो ये है, तो इसी व्यवस्था को हम लोग अब समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हम लोग काफ़ी पड़ाव तक आ गए हैं। बड़ा बेसिक मैंने बताया, और एलपीजी का तो एक चैप्टर है, मगर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें भी बड़ा बेसिक से मैंने आपको एलपीजी के बारे में बताया था, ओपन इकोनॉमी के बारे में बताया था, क्लोज इकोनॉमी के बारे में बताया था। आपको याद हो तो उसकी मैंने पीडीएफ भी डाल दी थी। मगर जो नया ग्रुप अब हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको हमने यूपीएससी की तैयारी में पेड ग्रुप जो था उसको हमने ओपन किया था, अब उसी में हम लोग सारी पीडीएफ आज सिस्टमेटिकली ढंग से डाल दूंगा मैं। उसमें आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, लेक्चर सुनिएगा। इससे आपका बड़ा बेसिक ज्ञान नहीं, एडवांस ज्ञान तक आप लोग इसको पहुंच पाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का नाम वही है, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण होता क्या है। जैसा ये नाम से बता रहा है, उदारीकरण, कहते हैं ना आप उदार बनिए किसी को देने के, तुम बड़े भाई हो, तुम थोड़ा सैक्रिफाइस किया करो, उदार किया करो। ऐसे ही अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया और अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया, नियम और कानून को शिथिल किया गया, उनको थोड़ा ढीला किया गया, ताकि विदेशी कंपनियां इंडिया में आ सके और इंडियन कंपनी जा सके। ये पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए है। मगर अब टर्मोलॉजी देखते हैं सब्जेक्ट की, क्योंकि एक लैंग्वेज होती है, उसका पालन हमें करना है। आर्थिक व्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों, आर्थिक व्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों, रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर बनाई गई प्रणाली को उदारीकरण कहते हैं। लिखा है ना, अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर बनाई गई प्रणाली को उदारीकरण कहते हैं। एक मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप भी सोचेंगे कि ये एग्जाम्पल, ये ऐसा कैसे हो गया, कॉमन सेंस है, मगर ये कॉमन सेंस नहीं है, उस समय कुछ था नहीं ऐसा। भी एक एग्जाम्पल दूंगा आपको एक बड़े ब्रांड का। आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। मतलब उन्हें कानून, उन्हें लाइसेंस, उन्हें बेफालतू की मंजूरी, बेफालतू के प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है। देखो ये लिखा है ना, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किया गया था। मारुति तभी तो इंडिया में आई, नहीं तो मारुति इंडिया में आ ही नहीं पाती। किया गया, किंतु वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण थी। ये एक तरह से कारक थी, और ये परिस्थिति जो थी वो कारण बन गई इतने बड़े कदम को लेने के लिए। तो ये जो पॉइंट हैं जिसमें मैंने आपको बताया है, जो लिखे हैं एनसीईआरटी ने, औद्योगिक उदारीकरण के तहत आता है क्वेश्चन कि उदारीकरण में सरकार ने क्या क्या किया। तो औद्योगिकरण, सरकार ने उदारीकरण में क्या किया, ये टर्मोलॉजी, ये शब्दावली आपको याद रहनी चाहिए, शब्दावली आपके समझ में आनी चाहिए। शब्दावली क्या है, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को सरल कर दिया गया। अब लाइसेंस कम उद्योगों को लेना पड़ेगा और उद्योगों को बार बार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयात निर्यात नीति को ओपन किया गया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के प्रयास किए गए और इंपोर्ट को विदेशों में आने दिया गया। उससे पहले तक भारत में प्राइवेट बैंक नहीं हुआ करते थे। एचडीएफसी बैंक पढ़ते हो, आईसीआईसी बैंक पढ़ते हो, आईसीआईसी बैंक की बात चल रही है, ये इसी बात आए थे, आयात निर्यात नीति के ठीक करने के बाद आए थे। तकनीकी उन्नयन, अपग्रेडेशन किया गया। राजकोषीय व विदेश निवेश नीतियों में उदारीकरण किया गया, 1980 के दशक में आरंभ किया गया था। देखो उदारीकरण को, औद्योगिक लाइसेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, अपने पिताजी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे उस सब देश का सबसे पहला कपड़ों का, शूटिंग्स का सबसे पहला ब्रांड जो था ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आया, इंडियन ओरिजिन ब्रांड था, इंडिया ओरिजिन ब्रांड, वो था विमल शूटिंग्स। विमल शूटिंग्स काम करती थी। विमल शूटिंग्स ब्रांड था किसका, रिलायंस का था। जहाँ तब तक मैं भी पैदा नहीं हुआ था, मगर रिलायंस की धीरू भाई अंबानी के जो ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है रिलायंस सबसे पहले मैन शूटिंग में शुरू हुआ, सबसे पहले उसने आदमियों के कपड़े बनाने शुरू करे। ये अभी भी घूम रहा है। आदमियों के कपड़े बनाने शुरू किए सबसे पहले रिलायंस ने, और रिलायंस ने आदमी कपड़े बनाने के बाद जब ग्रोथ हो गई, उनकी भीलवाड़ा फैक्ट्री, उनकी जामनगर फैक्ट्री, उनकी जो काफ़ी अच्छा सेगमेंट फैल गया, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग वुमेंस वियर में भी आते हैं। और वुमेंस वियर में आने के लिए उन्होंने जो है एप्लीकेशन लगाई मिनिस्ट्री में, वाणिज्य मंत्रालय में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में, और उनसे कहा कि हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं वुमन क्लोथ्स की, वुमन फैब्रिक की, वुमन अपने अप्रैल्स की। आखिर में आई सरकार ने पूछा आप क्या प्रोडक्शन करेंगे वुमेंस के लिए,
तो जवाब दिया कंपनी ने कहा कि हम साड़ियों का प्रोडक्शन करेंगे। सरकार ने पूछा किस प्रकार की साड़ियाँ होंगी। कंपनी में कहा कि साड़ियाँ जो होंगी 5 मीटर की साड़ियाँ होंगी, उसकी विड्थ ये होगी, हाइट ये उतनी होगी, लेंथ ये होगी। तो सरकार ने फिर, मतलब इस बातों में 6 महीने लग गए थे सारी प्रक्रिया में। सरकार ने फिर कहा आप एक सैंपल प्रोड्यूस करवाइए, हमें सैंपल आप दीजिए, हम क्या बनाना चाहते हैं। कंपनी ने कहा कि मालिक पहले आप प्रोडक्शन करने का लाइसेंस दो, तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो सैंपल निकलेगा। इन्होंने कहा नहीं, वो पहले प्रोडक्शन कैसे हो सकता है जब हम लाइसेंस ही नहीं देंगे आपको लाइसेंस लेना है तो पहले सैंपल दो। बात यहाँ उलझ गई। आखिर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री में या कहीं से, वो मतलब उसमें बुक में लिखा नहीं है कि प्रोडक्शन कहाँ से करिए, एक साड़ी का प्रोडक्शन उन्होंने करा और सरकार को वो साड़ी एज ए सैंपल दी कि मैं इस प्रकार का एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, उसका लाइसेंस चाहिए। कुल मिला के ये प्रक्रिया 1.5 साल में हुई और 1.5 साल में सरकार ने लाइसेंस दे दिया रिलायंस को कि आप एक आपकी कंपनी विमल शूटिंग्स के तहत औरतों की, लेडीज़ के लिए साड़ियों का निर्माण कर सकती है। आखिर में साड़ियों का प्रोडक्शन शुरू हो गया। बुक बताती है 6 महीने बाद ही सरकार की तरफ से नोटिस आ गया कि आप लोग जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन की परमिशन आपके पास नहीं है, आपकी कंपनी को बैन किया जाएगा, जवाब दीजिए। कंपनी ने कहा कि यार ऐसा क्या हमने प्रोडक्शन कर दिया जो मतलब एक तरह से अनलीगल है, लीगल नहीं है, इनलीगल है। तो आखिर में सरकार ने जवाब दिया कि आप लोग ये साड़ियों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये तो हमने लाइसेंस नहीं दिया। तो कंपनी ने कहा कि लाइसेंस तो दिया आपने, ये देखो ये लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर लिया हुआ है, आपने परमिशन दी है, हम साड़ियों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सरकार का जवाब था कि आपने जो सैंपल दिया था ना उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन का लाइसेंस दिया था, आपने व्हाइट रंग की साड़ी का दिया था, मगर आप ये रेड, ग्रीन, ब्लैक रंग की साड़ियाँ बेच रहे हैं, इसका प्रोडक्शन हमने लाइसेंस नहीं दिया था, हमने व्हाइट रंग की साड़ियों का दिया था। रिलायंस के ओनर ये लिखते हैं कि हम इतने परेशान हो गए कि आखिर में हमने वुमेन शूटिंग्स को मैन ओरिएंटेड ही बने रहने दिया, हमने वुमेन्स फैब्रिक में एंट्री नहीं मारी उस दिन के बाद, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए कि माल बिका नहीं, प्रोडक्शन हुआ नहीं, उसके बाद इतना कम्युनिकेशन, इतना डिस्टर्ब। ये थी औद्योगिक लाइसेंस परमिट राज बोला जाता था, इसका अधिकारियों का राज हुआ करता था। कई बार आपने देखा होगा ना, आजकल कहा जाता है कि यार सरकारी नौकरी में वो बात नहीं रही, जो ये कहते हैं ना वो बात नहीं रही, इसका मतलब वो बातें पहले थी जो अब नहीं रही है। और इस बार का पेपर आप लोगों ने देखा हो यूपी पीसीएस का 2024 का, उसमें आया था ना ई गवर्नेंस क्या करता है, ट्रांसपेरेंट करता है, हर चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी बनाता है। तो उस समय तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ, तो ये काम तभी होता था, इसीलिए इस चक्र को तोड़ा गया उदारीकरण के द्वारा। अब है औद्योगिक क्षेत्र का विनियमितीकरण। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमितीकरण, विनियमितीकरण होता है, जो रेगुलेशन होता है वो नियमितीकरण, और जो रेगुलेशन को हटाना विनियमितीकरण। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने या बंद करने, मतलब देख रहे हो, स्थापित करोगे तो लाइसेंस लो, या बंद भी आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो, आपको बंद करने की भी परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी। आप लॉस में चल रहे हो, ये आपकी समस्या है, सरकार की नहीं है, आप इसको बंद नहीं कर सकते। या उत्पादन की मात्रा बाजार के अनुकूल नहीं होगी, उत्पादन आप उतना ही करोगे जितना दिया गया है, ना कम करोगे ना ज्यादा करोगे। आप ये नहीं कह सकते बाजार में माल नहीं बिक रहा, आपकी टेंशन है, आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आप लेबर को उतनी लेबर को रखो, आप उतना ही टैक्स दो। अगर बाजार में डिमांड ज्यादा है, जैसे सर्दियों में मतलब कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर डिमांड ज्यादा है तब भी आप उसका उत्पादन नहीं कर सकते, उतना ही करना है जितना लाइसेंस मिला हुआ है। निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी, पहले होता था। अनेक उद्यमों में निजी उद्यमियों का प्रवेश निषिद्ध था, प्राइवेट सेक्टर के लिए वो ओपन ही नहीं हुआ करता था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगी कर सकते थे। इस वस्तु का उद्घाटन के लिए भी पहले तो क्या था, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर आ सकता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें नहीं एंट्री हो सकती, वो एमएसएमई कंपनियों के लिए ही सिक्योर हुआ करता था क्षेत्र, उसमें कोई भी नहीं बना सकता था, उस सेक्टर में नहीं आ सकती थी बड़ी बड़ी कंपनियां। वर्ष 1991 के पश्चात, मतलब जब एलपीजी पॉलिसी लागू की गई, आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। मतलब इन सब चीजों को समाप्त किया गया 1991 में शुरू हुई एलपीजी की पॉलिसी से। सही चल रहा है ऑनलाइन के पश्चात आरंभ हुई सुधार नीतियों ने। अल्कोहल,
सिगरेट जोखिम भरे रसायनों, मतलब अल्कोहल मतलब कंजप्शन के लिए, सिगरेट क्योंकि सिगरेट भी हार्मफुल है, तंबाकू प्रोडक्ट है, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन व औषधि, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर, मतलब इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अभी भी इनके लिए लाइसेंस व्यवस्था है, बाकी अब किसी भी उद्योग के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, मगर वो औद्योगिक विस्फोटक कौन कौन से हैं, अल्कोहल किस प्रकार की है, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस के लिए जो इकोनॉमिक्स का बैच करता फर्स्ट क्लास है उसमें सारी डिटेल अवेलेबल है, या यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो बैच है उसके लिए फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में सारा अवेलेबल है। एनसीईआरटी ने यहाँ तक लिखा है तो हम यहीं तक सीमित रहते हैं। तो इन औषधि हैं अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन, इन सबको छोड़कर अब सबके लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, यह सबसे बड़ा सुधार था फाइनेंस के सेक्टर में, क्योंकि एलपी 1991 में हुआ क्या था, देश में डॉलर नहीं था, डॉलर के जब तक नहीं होगा तो आप देश में डॉलर भेजोगे विदेश में तो उसके बदले में आपको तेल, पेट्रोल, ये सारी चीजें आएंगी बाजार में, आपके पास पैसा ही नहीं है। तो सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र में सुधार सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुआ करता था। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक व निवेश बैंक, व्यावसायिक व निवेश बैंक ये मर्चेंट बैंक होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज व विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित होता है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सम्मिलित कौन कौन होता है, व्यावसायिक व निवेश बैंक, व्यावसायिक बैंकों को कहा जाता है जैसे पीएनबी, एसबीआई, जो सिंपल बैंकिंग करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की। फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर है, जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए करवाया गया है, उसमें विस्तार से इस बारे में बात हुई है। मर्चेंट बैंक्स कौन होते हैं, मर्चेंट बैंक्स कौन होते हैं, मर्चेंट बैंक्स वो होते हैं जो नई कंपनियों को शेयर बाजार में आने के लिए व बड़े बड़े जो एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट है, उनको निवेश करने का रास्ता वो बताते हैं कि सर आप निवेश ऐसे कीजिए, यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए। ये बहुत बड़ी वॉल्यूम में काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी पढ़ चुके हैं, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का प्रमुख उद्देश्य यह है, देखो यहां से स्टेटमेंट शुरू होती है यूपीएससी की, रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर, मतलब एग्जाम्पल ये यूपीएससी पूछ चुकी है कि आरबीआई की जो परंपरागत भूमिका हुआ करती थी नियंत्रक एज ए कंट्रोलर, अब भूमिका है एज ए रेगुलेटर, विनियमितीकरण करने वाली संस्था। इसके क्या मीनिंग है, चारों ऑप्शन में से आपको मीनिंग छांटना था उसका, ठीक है, चारों ऑप्शन में से। और ये बेटा याद रखना, यूपीएस पीसीएस की तो बात क्या करें, खैर वो तो अलग चीज़ है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करते हुए बड़े तफसील से देखना, जांचना, क्योंकि अब यूपीएससी ने 2023 से एक गेम और शुरू कर दिया है। जब वो ऑप्शन देती है वो चारों ऑप्शन इंडिविजुअली राइट होते हैं। पहले क्या होता था, गलत हुआ करते थे ना, एक सही है तो 3 गलत, एक सही, मगर अब चारों ऑप्शन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कल एक पॉलिटी का क्वेश्चन मैं डाल रहा था टेस्ट पेपर में, तो पॉलिटी के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर को मैंने देखा तो उसने पूछा था पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव डायरेक्ट उसका चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, मगर वो आखिर में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है। सही है अपने आप में, गणतंत्र इसीलिए तो है हमारा, गणतंत्र में ब्रिटिश में फ़र्क है। इसके बाद उसमें लिखा हुआ था प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बात सही है। तीसरा उसमें ऑप्शन लिखा हुआ था लोकसभा या राज्यसभा दोनों से प्रधानमंत्री का पद का निर्माण किया जा सकता है, बात सही है। फोर्थ ऑप्शन था मंत्रिमंडल सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन ये भी सही है। चारों ऑप्शन अपने आप में सही है, मगर कंटेस्ट के देखा जाए कि कंटेंट देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो उसका ऑप्शन फोर्थ उसका आंसर था, मगर अपने आप में तीनों सही हैं। तो इसीलिए एग्जाम में पूछा था यूपीएससी ने, आरबीआई की जो पहले ट्रेडिशनली भूमिका हुआ करती थी कंट्रोलर की, नियंत्रक की, अब वो रेगुलेटर की भूमिका में आ गया है, इसमें क्या परिवर्तन आया और कब आया।
तो कब आया, क्या परिवर्तन आया, दोनों का इंडिविजुअल एक ही लाइन में आंसर था। देखो क्या था, हटाकर उसे इस क्षेत्र की सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय व विदेशी निजी बैंकों को भी प्रवेश करने का अवसर दे दिया। HDFC, ICICI 1994 के बाद ये बैंक भारत में आना शुरू हुए हैं। विदेशी निजी निवेश संस्थाओं, व्यापारी बैंक, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। अब ये नियंत्रक नहीं ना, रेगुलेटर, अब इनको ये लाएगा, मगर इनके लिए ये नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, एक मंच बनाएगा, इनके लिए हर्डल नहीं बनेगा, इनके लिए एक सहयोगी की भूमिका में आएगा। कर व्यवस्था में सुधार किया गया LPG के द्वारा, लिबरलाइजेशन के द्वारा। इस व्यवस्था का सुधारों का संबंध सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय नीतियों से है। सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां, फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। कराधान के बारे में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था NCERT के बैच में ही, पब्लिक फाइनेंस, जिसके बारे में मैंने फिस्कल पॉलिसी और राजकोषीय नीति के बारे में तफसील से बात की है। वर्ष 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम टैक्स पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। 1994 तक क्या, 1996 तक ये हाल था देश में, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए साल में कमाता है, अप्रॉक्सीमेटली उसे 62% मतलब 62,000 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता था। भारत में कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई व्यापारी या कोई कंपनी बचाती है इनकम टैक्स, उसको डियर कारण यही है कि 1 लाख कमाया, 62,000 सरकार को दे देना, तो कौन देगा टैक्स? कोई नहीं देगा टैक्स, सीधी सी बात है। अब आप भी लगा लो, आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो या जो भी हो, आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो साल में, 62,000 रुपए सरकार ले जाए तो क्या आप टैक्स दोगे? आखिर में चोरी होती थी। इसको रोकने के लिए इसको भी सुधार कहा जाता है, कर व्यवस्था में सुधार ही कहा जाता है इसको। करों की दर में निरंतर कमी की गई, इसका पीछे मुख्य कारण यह था, उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचना, टैक्स इवेशन होती थी, लोग कर ही नहीं दिया करते थे। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर मतलब अब तो GST है, पहले वैट इसके अंदर आता था, सनवैट इसके अंदर आता था, ये सारी चीजें। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत व सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2016 को कानून को पारित किया गया है। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। ये लोगो भी पूछा गया है कई एग्जाम में, GST का लोगो क्या है? एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार, कर वंचन कम होना मतलब टैक्स की चोरी को कम होना, ये कर वंचन का नियम है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है कर सुधार में। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे आते हैं, कर सुधार में क्या क्या आता है और फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या आता है, फाइनेंस रिफॉर्म में क्या आता है। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। यूपीएससी के एस्पिरेंट से यूपीएससी ये डिमांड करती है, ठीक है ना। पढ़ लूँगा समझ लूँगा इससे बात नहीं होती है, मैं कर लूँगा। ध्यान रखना, शब्दों की हेरा फेरी है। और मैंने बताया ऑप्शन चारों सही होंगे, इसी में से उत्तम में सर्वोत्तम कौन है इसकी पहचान करनी है। और जिसको उत्तम से सर्वोत्तम में पहचान होनी हो गई ना, वो यूपीएससी वही निकाल पाएगा। उत्तम की पहचान कर लेगा तो स्टेट PCS तक ही अटक जाएगा। विदेशी विनिमय सुधार मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में क्या सुधार हुआ? इसके अंतर्गत पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो ज़्यादा डिफरेंस होता है उसको भुगतान संतुलन कहा जाता है, कि समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। रुपए का अवमूल्यन किया गया, इससे पहले भी रुपए का अवमूल्यन खैर हो चुका था 2 बार, तीसरी बार किया गया था। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। जैसे ही भारत सरकार ने रुपया का अवमूल्यन किया, इसी के साथ साथ भारत में विदेशी मुद्रा के आने की दर बढ़ गई। और आपको डाटा मैं देता हूं थोड़ा सा। विदेशी मुद्रा की आने की जो दर है वो दर बढ़ गई थी। और इसी के साथ साथ भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था, इससे पहले मुद्रा का अवमूल्यन जो भारत में हो चुका था 1949 में आज़ादी के तुरंत बाद हो चुका था, फिर 1966 में हुआ था और 1991 में लगातार जो हुआ था वो 2-3 दिन में हुआ था। एक
जुलाई को हुआ, फिर 3 जुलाई को हुआ। अब तक कितनी बार हुआ है? तो 4 बार है। चरण कितने हैं? 4 है। अगर पूछा जाए ईयर, तो ईयर कितने? ईयर 3 है। मुद्रा के अवमूल्यन का, मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब ये है विदेशी मुद्रा के अनुपरिप्रेक्ष्य में अपनी मुद्रा की को गिरा देना। जैसे ही कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, वैसे ही उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि विदेशों में वो चीजें सस्ती हो जाती हैं और बदले में उस देश में भारत में क्या आने लग जाता है? डॉलर आने लग जाता है। और डॉलर की रिक्वायरमेंट भारत को क्या थी? भारत को ये थी कि भारत सभी कुछ विदेशों से इंपोर्ट किया करता था, विदेशों से मंगाया करता था, और विदेशों में पेमेंट के लिए डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर को कहा जाता है यूनिवर्सल करेंसी। इसीलिए भारत में डॉलर की रिक्वायरमेंट थी। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई है। विदेशी व्यापार का जो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के बैच में, इससे पहला चैप्टर 10th पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था रुपए की कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज इन करंट अकाउंट एंड पब्लिक अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तारापुर समिति वगैरह। आपको उससे कनेक्ट करके इसको पढ़ोगे तो एकदम कनेक्टिविटी बन जाएगी। वो थ्योरी थी, ये एप्लीकेबल पोर्शन है उसका। व्यापार व निवेश नीति में सुधार किया गया। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों व विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार व निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े, कंपटीशन बढ़े। अपने पिताजी से पूछोगे या आपको भी याद होगा, हालात ये थे, मतलब इवन 1998 तक के हालात थे। अगर आपको सबसे बेस्ट एक लेदर शूज़ चाहिए, सबसे बढ़िया, आपकी शादी है या कोई स्कूल ओपन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तो आपके लिए एक ही ब्रांड हुआ करता, बाटा। जूता बाटा का, टाटा लोहे का लोहा टाटा का, ये कहानी चला करती थी। और बाटा के शूज़ में एक ही डिज़ाइन आया करता था, एक ही डिज़ाइन बाटा। अपने पिताजी से पूछोगे, जूता इतना मजबूत हुआ करता था, बच्चे बड़े हो जाते थे मगर जूता नहीं फटता था, पैर बड़ा हो जाता था। आखिर में माँ बाप, गरीबी थी उस समय, इतने खुला पैसा नहीं था, ना इतनी आदत थी खुले पैसे की, तो फिर भी उसको पहनाते रहते थे कि भाई पहन ले, ये जूता तो फटा नहीं है, कैसे लाऊं मैं दूसरा। तो हालात ये थे, चीज़ तो बढ़िया थी मगर डिज़ाइन, रेट बिल्कुल फिक्स थे, कंपनी फिक्स थी। 1998 के बाद भारत में धीरे धीरे विदेशी कंपनियां आने लगी, इंडियन कंपनीज बढ़ने लगी। लिबर्टी का नाम सुना हो आप लोगों ने, जैसे हरियाणा करनाल की लिबर्टी है, रेड चीफ है, रेड टेप है। इन कंपनियों का धीरे धीरे उभार होना शुरू हो गया और तभी ये कंपनियां भारत में आई, क्योंकि कंपटीशन जब तक नहीं होगा ना, तो प्रोडक्ट के अंदर 3 चीज़ें नहीं आएंगी। पहला, प्रोडक्ट की किसी भी अगर कंपटीशन नहीं है तो प्रोडक्ट के जो रेट होंगे वो हमेशा ऊंचे होंगे। जियो आने से पहले देखते तो हो, एयरटेल और इन लोगों ने क्या बेईमानी कर रखी थी, सबके एक ही रेट थे और ऊंचे रेट थे। उसके ऊपर से ना टैरिफ रेट इतने थे, 28 दिन का उसका महीना ऊपर से हुआ करता था, 1 GB 1.5 GB महीने में मिला करता था, और रोमिंग चार्जेस अलग, गाने का अलग, ये अलग वो अलग। आखिर में कंपटीशन बड़ा, कंपनियां आई तो उसके बाद क्या हो जाता है, रेट उसके कम हो जाते हैं। दूसरा, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तीसरा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन की भावना होती है। तो व्यापार व निवेश नीति से प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार व निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय लोगों की कार्य कुशलता को सुधारना था, क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं वो मौज कर रही हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, प्रोडक्शन करने के लिए नया लाइसेंस मिलता नहीं है, पुराना मुझको मिल चुका है कैसे ना कैसे, अब मैं ही माल बेचे जा रहा हूं, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई ब्रांड देना है, कुछ देना है, चले जाना है। कार्य कुशलता को सुधारा गया, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। व्यापार नीतियों के सुधार का लक्ष्य आयात व निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति कर देना, मतलब कोटा सिस्टम खत्म कर देना, प्रशुल्क दरों, टैरिफ में कटौती कर देना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर देना। आयात आप करना चाहते हैं तो आपको अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। हानिकारक व पर्यावरण संवेदी उद्योगों, इको सेंसिटिव इंडस्ट्री के उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगर आप कपड़ा मंगाना चाहते हो, आज alibaba.com चाइना की कंपनी है, आप मंगा सकते हो। आज आप डाल के देखना, आप फ्लिपकार्ट इस्तेमाल करते हो, फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी इंडियन नहीं है, विदेशी है, वॉलमार्ट,
और फ्लिपकार्ट में मान लो आप टाइड सर्फ इस्तेमाल करते हो तो टाइड सर्फ डाल के देखना, टाइड सर्फ के कॉलम में जो दिखाएगा शुरुआत में इंडियन दिखाएगा, टाइड सर्फ जो ब्रिटेन में अवेलेबल है, जो यूएसए में अवेलेबल है, वो भी आपको दिखा देगा, रेट आपको दिखा देगा, जिससे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में। आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। पहले इसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता हुआ करती थी। सचिन की लंबोर्गिनी का अगर आपको याद हो, सचिन ने जो मंगाई थी इंडिया में, तब देखो आपको याद हो तो आप समझोगे वो प्रक्रिया कितनी ही मुश्किल थी। 2001 से कृषि पदार्थों, औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों का आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा मतलब कंपटीशन शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्कों से मुक्त कर दिया गया है। एग्जेप्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई भारतीय वस्तु एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे अभी भी आप देखोगे, मतलब अभी भी भारत में है, वैसे भी जरूरी नहीं है, मतलब कई प्रोडक्ट पे ऐसे लिखा रहता है, जैसे पार्ले जी आप लाओगे बिस्किट तो इस बार देखना पार्ले जी पे साफ लिखा रहता है ओनली सेल इन इंडिया एंड नेपाल। डाबर का रियल का जूस लाओगे तो उस पर लिखा रहता है ओनली सेल इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। पहले ये भी नहीं हुआ करता था, पहले हुआ करता था उसको इंडिया में भी जोन हुआ करते थे, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, मगर अब ऐसा नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्री है। अगर आप एक्सपोर्ट बनाना चाहते हो, सरकार आपको टैरिफ नहीं बढ़ाएगी, टैरिफ कम कर देगी और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडिया में रोजगार उत्पन्न होगा, इंडियन सरकार को टैक्स मिलेगा और विदेशों से डॉलर आएगा। सही चल रहा है। निजीकरण, अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होना, पहली बात तो ये याद रखना डियर, प्राइवेटाइजेशन होना एज ए यूपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, एज ए यूपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे कह रहा हूं, एज ए सिटीजन नहीं कह रहा। वैसे तो एक कहावत है वो बड़ी मशहूर है, सरकारी स्कूल में मैं ना खुद पढ़ूंगा ना अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, सरकारी हॉस्पिटल में ना मैं खुद जाऊंगा ना अपने बच्चों को जाने दूंगा, सरकारी स्कूल्स में नहीं जाऊंगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाऊंगा, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में ना मैं खुद जाऊंगा ना बच्चों को जाने दूंगा, मगर सरकारी नौकरी में खुद भी करूंगा और औरों को भी, बच्चों को भी करवाऊंगा। कारण यही है, प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लहर चल रही है कि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग प्राइवेटाइजेशन में सरकार करना चाहती है, डियर ये बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तब तक नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नया कोई सुधार नहीं होगा, करप्शन बढ़ता जाएगा। किसी भी बिजली वाले को ठीक करवाने आज बुलाओ ना, वो 100 रुपये 200 रुपये से कम तो आता नहीं है, 50 बार फोन करता है, बल्कि उसका काम फ्री में करना है सरकार का काम। इसीलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन लाना चाहती है। दिल्ली इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्राइवेटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन। जब से दिल्ली में प्राइवेट हुई है ना, बिजली का कट्टी खत्म हो गया। कंप्लेंट आप सुबह करो, मतलब 1 घंटे के अंदर एम्प्लॉइज आ जाता है, कोई करप्शन नहीं, कोई ब्राइब नहीं है। इसी मॉडल पे चला है महाराष्ट्र के अंदर, जो चला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चला है महाराष्ट्र। एक भी मध्य प्रदेश में एक भी गाड़ी पब्लिक रोडवेज की सरकारी ट्रांसपोर्ट की एक भी बस नहीं है, सारी प्राइवेट बसें हैं। सरकार का काम रेगुलेटरी भूमिका करना है, रेगुलेट करना है, ना कि सरकार का काम व्यापार को चलाना है, कंपनियां खड़ी करना है। तो यही भी सरकार ने यहाँ पे शुरुआत करी प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की। निजीकरण का तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कर देना। मतलब सरकार पहले सरकारी कंपनी है उसको बेच देना, सरकार का हस्तक्षेप खत्म कर देना, सरकारी हस्तक्षेप को खत्म कर देना। जैसे आज जो आप वैकेंसीज देखते हो ना, ऐसी कभी वैकेंसीज आया करती थी, आपको आपके बड़े भैया बताएंगे, आपके पिताजी बताएंगे, कभी आपने वैकेंसी सुनी नहीं होगी। वैकेंसी आती थी मैदा गूंदने वालों की जरूरत, व्हाइट फ्लोर आता है ना, उसको गूंदने वाले की जरूरत है, तंदूर लगाने वाले की जरूरत है, ठीक है, ब्रेड कटिंग करने वाले की जरूरत है। जो ये ब्रेड होती है ना, जिसको आज आप ब्रिटानिया ब्रेड के नाम से जानते हो, इस ब्रिटानिया ब्रेड का पुराना नाम है मॉडर्न बेकरी। सरकारी कंपनी हुआ करती थी, दिल्ली में तो लॉरेंस रोड है, और भी जगह हुआ करती थी, सरकारी बेकरी हुआ करती थी, बाकायदा वैकेंसी निकलती थी, आटा गूंदने वाले की जरूरत है, खमीर लगाने वाले की जरूरत है, इनकी निकला करती थी वैकेंसीज, और सरकार ब्रेड भी बनाती थी। आज कानपुर के अंदर कानपुर स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, आज वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, कभी वो भी सरकारी कंपनी थी, सरकार स्कूटर्स भी बनाती थी, मगर सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करना शुरू हुआ। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित होती हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं निजी क्षेत्र में 2 तरीके से जाती हैं। पहला है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व व प्रबंधन से बाहर होना, सरकारी कंपनियों के स्वामित्व व प्रबंधन से बाहर होना। जैसे एयर इंडिया पहले फ्लाइट जो हुआ करती थी कंपनी हवाई जहाज की, वो हुआ करती थी किसकी, वो हुआ करती थी सरकारी। अब वो किसकी है, टाटा की, टाटा ही मैनेजमेंट देखता है उसका।
या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना, सीधे बेच देना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को। जैसे आईडीबीआई बैंक को सरकार ने बेच दिया है, ठीक है, और जैसे मैं बता रहा हूं मॉडर्न बेकरी को सरकार ने बेच दिया है, स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को सरकार ने बेच दिया। सरकार कहती है ये अब हमारा काम नहीं है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी को बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। इस लाइन को समझते हैं। विनिवेश के बारे में क्वेश्चन इस बार भी आ चुका है और हर बार आने की संभावना है। विनिवेश इस बार बजट में लिखा नहीं है सरकार ने। देखो होता क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एलआईसी। देखो कंपनी सिस्टम में क्या होता है, जिस भी कंपनी में 100% की कंपनी की पूंजी होती है, कंपनी की पूंजी 100% होती है। कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी प्राइवेट है या सरकारी है, इसका निर्धारण होता कैसे? कहने भर से हो जाता है क्या? नहीं, कहने से क्या होता है। आज जिसको आप जानते हो ना, नाम सुना होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियन बैंक। मगर यूटीआई सरकारी कंपनी थी, एक्सिस प्राइवेट है। इस दौरान हुआ क्या हुआ, ये कोई भी कंपनी का मालिक कौन होगा ये निर्धारण करता है उस कंपनी में मिनिमम 51% शेयर जिसके पास हैं वो ही कंपनी का मालिक होगा। मिनिमम इतने शेयर तो होने चाहिए, ज़्यादा हो तो बात अलग है। ऐसे ही एक कंपनी हुआ करती थी एलआईसी। एलआईसी के 100% शेयर हुआ करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, और एलआईसी की 100% जो मालिक हुआ करती थी वो हुआ करती थी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ करती थी। मगर सरकार का इरादा क्या है? सरकार का इरादा साफ साफ है, 2030 तक, लास्ट 47 तो है ही है, 2047 तो है ही है, जब भारत को आज़ादी के हम 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे। मगर सरकार 2030 तक लाना चाहती है कि देश में सभी लोगों तक पहुँचे बीमा, इंश्योरेंस सभी लोगों तक पहुँचे। जैसे आपने देखा हो ना, बीमा सखी प्रोग्राम शुरू किया गया हरियाणा से, तो बीमा सखी में सरकार जो है, बीमा तो होगा नहीं शुरुआत में, महिलाओं को उनकी ट्रेनिंग में टाइम लग जाएगा, सरकारी अधिकारियों को कोटा भी पूरा करना है, जो भी मिली होगी उन्होंने डाल दिया होगा बीमा में, उनको बीमा सखी बनाते हैं। सरकार पैसा दे रही है, पहले महीने दे रही है 7,000, दूसरे महीने 6,000, तीसरे महीने 5,000 दे रही है, तो लागत तो लगती है। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर में शुरुआत में नए नए ऑफिस खोलने हैं, एजेंट बनाने हैं, ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, क्योंकि डाटा रखा जाएगा उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे मार्केट में लगाया जाए, मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। सरकार अच्छा खासा पैसे खर्च करने की सरकार में सीमा है, क्योंकि भारत सरकार तो वैसे घाटे में चलती है। तो सरकार करती क्या है, इस 100% में से सरकार ने करा क्या था, सरकार ने 26%, मतलब अपने पास कितना रह गया, 74% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। बाकी सरकार ने इस एलआईसी का 26% का शेयर मार्केट में डाइल्यूट कर दिया। अब ये आपके पास है या मेरे पास है, जैसे मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसमें मैंने, इसमें जनता इसमें ले खरीद सकती है और जनता अब इसमें निवेश कर सकती है। सरकार का मालिकाना हक है सिर्फ 26%, सरकार का मालिकाना हक है 74%। इस जो हिस्सा है ना, सरकार ने जो 100% जो निवेश कर रखा था, सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट सरकार ने कर रखी थी, इस इन्वेस्टमेंट को मार्केट में कुछ मात्रा में या लिक्विड करने का जो तरीका है उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश करने का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट कर देना। सरकार ने अपना पैसा 26% पैसा सरकार ने निकाल लिया। ये है सरकार। धीरे धीरे सरकार एलआईसी को भी प्राइवेट बनाएगी, मगर अभी कम से कम 20 साल तक नहीं बनाएगी। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय क्या होता है, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना। सरकार का उद्देश्य क्या है, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना। क्योंकि फाइनेंशियली, क्योंकि मार्केट में जब स्टॉक इनकम में कोई कंपनी आ जाती है ना, तो एक नियम लागू होता है कि उस कंपनी को हर साल अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर बाजार में खुलकर दिखाना होता है। दूसरा, कंपनी कोई भी नया फैसला लेती है, इन्वेस्टमेंट लेती है, शेयर बाजार को सूचना देनी पड़ती है। आम आदमी, आप और हम देखते हैं अखबारों में छपता है भाई, ये बस ये है कि वो अखबार कौन सा है ये फर्क पड़ता है। आप अगर पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ो, जो पढ़ते भी निवेश करने वाले, उनमें ये छपता है बकायदा। लोग प्रश्न उठाते हैं, दबाव डालते हैं, मेल करते हैं सरकार से। और सबसे बड़ी बात तो सेबी है, सेबी इस बात को देखती है कि सारी की सारी सूचना सही है या नहीं है, सही टाइम पे दी गई है नहीं दी गई है, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है, ताकि जनता को सब पता चलता जाए।
सरकार के अनुसार इस बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन है और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। पैसा आएगा, अपने साथ टेक्नोलॉजी के लिए पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा। सरकारों को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह इनफ्लो को बढ़ावा मिलेगा और बढ़ावा मिला भी है। एफडीआई बढ़ा भी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, विदेशी निवेश मार्केट में इंडिया में आ गया है, जिससे क्या है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो विदेशी कंपनियां जो है पैसा लगाना चाहती हैं सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो है जल्दी से जल्दी मार्केट के लिए अकॉर्डिंग ढल जाती हैं। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट दोबारा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के अंदर, मेंस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए इसको मैंने अलग से बनाई है पीपीटी। भारत में डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत सबसे पहले 1991 में हुई थी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वर्तमान सरकार बेच रही है, खरीद रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1991 में। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की, तुषार थोड़ा कॉफी मिल जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र की 20 कंपनियों के हिस्से को बेचने का निर्णय लिया था। ये कंपनियां जो फ्लॉप चल रही थी। 1993 में सी रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 49% के विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव दिया था। पहले भारत में पूरे भारत में टेलीकॉम सिस्टम चलता था। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, अपने पिताजी से पूछोगे आप भी देखोगे, एसटीडी सिस्टम चलता था। एसटीडी जो येलो कलर के बूथ हुआ करते थे, ये चलता था। एक छत्र साम्राज्य उसमें हुआ करता था एमटीएनएल का। एमटीएनएल जो आज दिल्ली और मुंबई में ही देती है, टेलीकॉम सर्विस देती है, पहले एमटीएनएल ही हुआ करती थी। 2000 में सी रंगराजन कमेटी की सलाह पर आखिर में कहा गया कि आप लोग इस मालिक इसको कब तक एमटीएनएल का बोझ झेलोगे, ये सफ़ेद हाथी है, ये पैसा खाया जा रहा है, जनता के टैक्स का पैसा खाया जा रहा है, जनता बड़ी मेहनत से टैक्स देती है। और याद रखना, भारत में जो भिखारी भी है ना, वो भी भारत सरकार को टैक्स जरूर देता है। ये बात और है, इनडायरेक्ट देता है, अमीर वर्ग डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा देता है। तो आप लोग जो देता है, आप लोग जो है इसको फूक रहे हो इस पैसा को। ये पैसा कैश बर्निंग रेशियो पे चल रहा है ये इंस्टीट्यूशन। आखिर में सरकार ने 2000 में एमटीएनएल को अलग करा, बीएसएनएल को अलग करा, और बीएसएनएल को थोड़ा सा बनाया गया। कारण क्या है, बीएसएनएल को भी सरकार अब प्राइवेट करना चाह रही है, कोई मिल नहीं रहा है सरकार को खरीदने वाला बीएसएनएल को। जैसे एयर इंडिया को सरकार को कोई नहीं मिला था खरीदने के लिए, आखिर में टाटा ही आया, क्योंकि टाटा के सेंटीमेंट्स थे एयर इंडिया के साथ, क्योंकि टाटा ने ही शुरुआत करी थी 1946 में एयर इंडिया के। बाद में इसको प्राइवेट कर दिया था सरकार ने अपने कब्जे में लेके, इसको सरकार ने इसको कब्जे में ले लिया था अपने, इसीलिए इसको आया। तो रंगराजन समिति ने कहा कि 49% से 74% तक अपना शेयर निकाल ले, सरकार इनको प्राइवेट कर दे। 2005 में विनिवेश को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय विनिवेश कोष स्थापित किया गया। इसके माध्यम से विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। अभी होता क्या है, राष्ट्रीय, इसके बारे में जानना थोड़ा सा, राष्ट्रीय निवेश कोष होता क्या है। देखो कहते हैं ना, मतलब आप लोग तो नहीं समझोगे, आपके पिताजी समझेंगे इस बात को। देखो, जो बाप दादा की संपत्ति होती है ना लाई हुई, उसको बेचने में दुख दर्द तकलीफ नहीं होती है। आम आदमी कहता है मैं तो नौकरी लग गई, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जो भी हो, मैं तो दिल्ली रहूँगा, मुंबई रहूँगा, गांव में कौन आएगा, पिताजी आपसे संभलता नहीं, आप मेरे साथ चलो, ज़मीन बेच देते हैं, बिक जाती है। मगर वो ज़मीन को 10 साल बाद, 5 साल बाद देखो ना, वो ज़मीन जो बिकी थी उसका पैसा कहीं नज़र नहीं आता। अभी भी हो क्या रहा है गाँव में, जैसे मतलब हमारे हरियाणा में ही हो रहा है और नोएडा की साइड हो रहा है, ये जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, सरकार भूमि अधिग्रहण से सरकार ज़मीन खरीद रही है, अधिग्रहण कर रही है, पैसा आ रहा है। भाई ज़मीन अलग चीज़ है, ज़मीन आपके पास कितनी भी हो, मगर उन लोगों का, जो ज़मीन के मालिक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उनका रहन सहन, वो अभी भी ग्रामीण देहाती था कतई। ज़मीन को बेच के खाएंगे थोड़ी ना। मगर जैसे ज़मीन बिकी, ज़मीन का पैसा आया, तो महिंद्रा कंपनी की रिपोर्ट ये कहती है कि जहाँ जहाँ ज़मीन बिकती है वहाँ महिंद्रा की गाड़ियों की सेल बढ़ जाती है, और ख़ास तौर से उसका एक मॉडल है स्कॉर्पियो, उसकी बढ़ जाती है। जैसे ही पैसा आता है, उस वर्ग में अभी तक जो ढंग से कपड़े नहीं पहन रहा था, उसमें एक विशिष्ट सफ़ेद रंग के कपड़ों की मतलब चाहत बढ़े। मतलब हमारे गांव में, मुँह से निकल गया, हमारे गांव में मतलब वो वर्गों के पास जो कपड़ा जो पहले आता था, रंग बिरंगा टी शर्ट पहन लिया, सफ़ेद कपड़ा हरियाणा में प्रतिष्ठित माना जाता है। हरियाणा में क्या मतलब, हर जगह प्रतिष्ठित माना जाता है। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने सफ़ेद कपड़ा के लिए वो खरीद के मीटर 2 मीटर नहीं लाते थे, वो थान के थान खरीद लाते थे। बापू से लेकर पोते से पड़पोता तक जो भी है ना, सफ़ेद कपड़ों में जाता था, पैंट शर्ट वगैरह में। हालात ये थे, घर को बनाया गया, सब कुछ करा गया, आखिर में वो पूंजी खत्म हो गई।
5 साल 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। मकान में पैसा लगाया, गाड़ी में लगाया, गाड़ी में डेप्रिसिएशन होता ही है। कुछ ही वर्ग ऐसे थे जिन्होंने उस पैसे को लगा के राजस्थान में अलवर की तरफ जलाया, अलवर की तरफ, खैरतल की तरफ लगाया और उससे उन्होंने पैसा कमाया। तो यही होता था सरकार में। सरकार जो भी बेचेगी, सरकार बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा खर्च हो जाएगा, इधर खर्च, क्योंकि सरकार के पास खर्चे पहले ही अनलिमिटेड है। और अब जो एक नया तरीका चल गया है जनता के वोट खरीदने का, जिसको कहा जाता है महिला सम्मान निधि, जिसको कहा जाता है मतलब कोई ना कोई रेवड़ी कहा जाता है, जिसपे फ्रीबीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है वोट खरीदा जा रहा है, मगर हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इस पर चुनाव आयोग विधायिका ही कर सकती है कुछ ना कुछ। तो ये किया जा रहा है। आखिर में सारी व्यवस्था होती है। तो सरकार ने क्या कहा कि जो भी जिस कंपनी में विनिवेश होगा, कंपनी में 100% सरकार का, अगर सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख की कंपनी है, सरकार 1 लाख की कंपनी में 74% हिस्सा बेचती है अपना, तो सरकार को 74,000 रुपये मिल जाते हैं। मगर ये 74,000 रुपये सरकार को मिले हैं, सरकार इसको एक विशेष कोष में रखे। वो विशेष कोष का नाम क्या है? राष्ट्रीय निवेश कोष। इस कोष में जो पैसा है वो आएगा, जो वो सिर्फ सार्वजनिक सेवाओं पे लगेगा और वो सार्वजनिक कंपनियों में ही लगेगा वो पैसा। मतलब सरकार इस पैसे को अपनी इच्छा से कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। सरकार को ये पैसा दोबारा उसी सर्कल में घुमाना पड़ेगा। नई विनिवेश नीति 2014 में आई। 2014 में नई विनिवेश नीति का सूत्रपात हुआ। विनिवेश के संबंध में शक्तियां वर्ष 2015 के बाद नीति आयोग को अधिकृत कर दिया गया। पहले ये वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आते थे, 2015 से नीति आयोग को कर दिया गया। और नीति आयोग 100% इकोनॉमिक्स की संस्था है। नीति आयोग वो बोलती है, वो करती है, वो लिखती है जो जरूरी है देश के लिए। वो कहती है कि आप राजनेता हो, हमारा काम सरकार को सलाह देना है, हम सलाह देंगे सही, मानना ना मानना सरकार का काम है। तो विदुर नीति, जो विदुर कहा करते थे कि महाराज मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, इस पे महाराज कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी सलाह हमेशा वो होगी जो हस्तिनापुर सिंहासन के लिए सही है। आप चाहे मुझ पर नाराज हो, चाहे मानो या नहीं मानो, कुछ भी हो, वो आपकी इच्छा है, मगर जब भी मैं कहूँगा विदुर नीति ही बोलेगी। तो वही सरकार का ये काम करता है नीति आयोग। इसलिए नीति आयोग को अधिकृत कर दिया गया। इस नीति का प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेंटर का मतलब ये केंद्र के हैं, बाकी स्टेट के भी होते हैं, कि सार्वजनिक स्वामित्व को प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक स्वामित्व को प्रोत्साहन देना मतलब उसको शेयर बाजार में लिस्टेड करवाना। इसीलिए सरकार ज़्यादातर सभी कंपनियों को कहती है कि आप शेयर बाजार में आइए, आप शेयर बाजार में आइए। कारण क्या? शेयर बाजार में आने के बाद पहले तो आपकी सारी की सारी प्रक्रिया आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसमें नेताओं का, ब्यूरोक्रेट का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको टेंडर निकालना, जैसे एनएचपीसी, नेशनल एनएचपीसी है जो नेशनल हाइड्रो पावर थर्मल कॉर्पोरेशन है, अभी भी कोई टेंडर निकालती है ना, पूरे विश्व को पता पड़ता है, इंडिया के नहीं पूरे विश्व के सब जगह छपती है। कंडीशन पूरे विश्व में है, कोई फेवर नहीं हो सकता कि मेरी पसंदीदा कंपनी दे दी, मेरे जीजा कंपनी दे दी, साले कंपनी दे दी। तो सरकार ने कहा कि सारी की सारी से सेंट्रल कंपनियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, उनको सार्वजनिक स्वामित्व का प्रोत्साहन देना। अधिसूचित सीपीएससी में अल्प अंश की बिक्री को जारी रखते हुए सरकार को बहुलांश हिस्से को बनाए रखना। मतलब ये कहती है पॉलिसी कि सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े, धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करे, मगर सरकार 51% तो अपने पास रखे। अधिसूचित सीपीएससी मतलब वो सेंट्रल पीएसयूज हैं जिसकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा कोर हैं देश के। सरकार हिस्सेदारी तो बेचे, वो तो मैंडेटरी है, मगर बहुलांश मतलब 51% अपने पास रखे। चिन्हित सीपीएससी ये है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सरकारी स्वामित्व के प्रभावी हिस्से 50% या उससे अधिक की बिक्री के साथ ही प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण के द्वारा रणनीतिक निवेश को बढ़ावा दिया जाए। रणनीतिक निवेश का इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसरो। सबसे बेस्ट एग्जांपल सॉरी। इसी पॉलिसी के द्वारा ना इसरो ने अपनी एक न्यू स्पेस कमर्शियल कंपनी बनाई है, जिसके तहत वो विदेशी देशों के प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट का निर्माण करती है और उसको लॉन्च करती है। बदले में सेवा शुल्क लेती है, अपनी सेवाओं के बदले शुल्क लेती है, पैसा कमाती है प्राइवेट कंपनी। और इसीलिए अब ये इसरो जो है इसी व्यवस्था के तहत अपनी सर्विसेज को बेचती भी है। अब प्राइवेट सेक्टर भी आ चुका है स्पेस इंडस्ट्री में। जैसे आपने सुना होगा स्काई रूट कंपनी का नाम है जो है, वो पहली भारत की कंपनी बन गई है जो बाकायदा अपना विक्रम वो बना रही है, लैंडर वगैरह बना रही है, रोबोट बना रही है जो विदेशों में जाएंगे। तो सरकार ने यहाँ पे कहा है चिन्हित सीपीएसई में प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण के द्वारा रणनीतिक निवेश। रणनीतिक निवेश का मतलब है वो निवेश जो सेक्टर को बढ़ावा दे, ग्रोथ करे।
उस सेक्टर को। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? देखो यूपीएससी में इस बार आने की संभावना है। क्यों है? एक अंदाजा ही लगाया जाता है, पेपर तो किसी ने छापा नहीं। जो ये कहता है ना कि 100% पेपर जो है हमने बनाया है, छापा है, वो तो उस दिन कहता है जिस दिन वो पेपर लॉन्च हो चुका होता है, उससे पहले कोई नहीं कहता। देखो यूपीएससी में इस बार आने की संभावना क्यों है? एक इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक बहस चल रही है। बहस क्या चल रही है? जैसे आपने देखा होगा अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं, जो 20 जनवरी को अपनी शपथ लेंगे, 20 जनवरी से उनका कार्यकाल शुरू होगा, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं चाइना से, इंडिया से, मैक्सिको से, इटली से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में आते हैं उनको मैं रोकूंगा, और अमेरिका विशेष रूप से इन कंपनियों पे, इन देशों के प्रोडक्ट पे मैं 10 से 20% का टैक्स लगाऊंगा। जिसमें चाइना है, चाइना के ऊपर मैं 60% का टैक्स लगाऊंगा। मीडिया ने पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि सीधी सी बात है, अगर ये विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट अगर महंगे हो जाते हैं तो अमेरिका की कंपनियां को व्यापार मिलेगा, अमेरिका की कंपनियां उसको प्रोडक्शन करेगी, जिससे अमेरिका के अंदर ही रोजगार रहेंगे। इस सारे संबंध को ना इकोनॉमिक्स में कहते हैं संरक्षणवाद। संरक्षणवाद कहते हैं। और वैश्वीकरण का उल्टा है संरक्षणवाद। वैश्वीकरण का संरक्षणवाद एक सीमित क्षेत्र की बात करता है, एक गुटबंदी की बात करता है, एक अपने लोगों की बात करता है। मतलब एक तरह से कह लो राष्ट्रवाद के आसपास है संरक्षणवाद। राष्ट्रवाद अगर राजनीतिक भाषा है तो संरक्षणवाद उसकी आर्थिक भाषा है। ठीक है। और वैश्वीकरण पूरा विश्व एक ग्लोब के समान है, पूरा विश्व एक भारत, पूरा विश्व एक धरती के एक गांव के समान है। विश्व के सभी देश, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कहा जाता है इस सिस्टम में। तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल अपोजिट है। किसका अपोजिट है? संरक्षणवाद का। इसीलिए संभावना है कि क्या पता आयोग इस बार इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके बारे में देखते हैं। वैश्वीकरण को किसी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था के साथ विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण, मतलब जो भारत है अब वो सभी अर्थव्यवस्था के लिए ओपन करेगा। कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आ सकेगी और ये भी हर जगह जाएगा लिबरल होके। यह एक जटिल परिघटना है। जटिल क्यों है जानोगे? जटिल क्यों है अभी जानोगे। अमेरिका कहता है मोस्ट वेलकम, कंपनियां आए, फाइनेंस आए, टेक्नोलॉजी आए, बस लोग नहीं आए, नागरिक नहीं आए। इसीलिए वो H-1B वीज़ा का इस्तेमाल करता है। ऐसी भारत कहता है पैसा खाड़ी देशों से आए, अमेरिका से आए, सिंगापुर से आए, मलेशिया से आए, मगर उसके लोग भारत में नहीं आए, क्योंकि अगर भारत में उसके लोग आ गए, भारत में पहले ही बेरोजगारी है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये जटिल परिघटना है। आगे देखते हैं। यह उन नीतियों का परिणाम है जिसका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना है। इंटर डिपेंडेंट करना है और अधिक एकीकृत करना है। आप में से जिसके पास कोई मोबाइल हो, सैमसंग का या एप्पल का हो, सैमसंग का हो या कोई भी ब्रांड का मोबाइल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें देखना सैमसंग के मोबाइल में मोस्टली लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन साउथ कोरिया। जो बड़े महंगे मोबाइल है उसमें साउथ कोरिया लिखा हुआ है। मगर जब आप उसके चार्जर को देखोगे ना, सभी चार्जर में एक ही चीज़ लिखी है मेड इन ताइवान। इसका मतलब मोबाइल बन रहा है भारत में, चार्जर आ रहा है कहाँ से? चार्जर आ रहा है चार्जर आ रहा है ताइवान से। और उसकी बैटरी देखोगे लिखा होगा मेड इन वियतनाम, बैटरी बन रही है वियतनाम में। इसी को कहते हैं इंटर डिपेंडेंट होना और अधिक एकीकृत होना। इंटर डिपेंडेंट मतलब जो चीज़ जहाँ सही है वहाँ से लेना, भारत में या कहीं भी उसको असेंबल कर देना, उसको अधिक एकीकृत यूनिफाइड कर देना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों का सृजन होता है। मतलब आर्थिक गतिविधियां देश विदेश में जाती हैं, समाज भी मिलते हैं और भौगोलिक सीमाओं में भी होता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी जीन्स। आपने कभी नोट करा कि जीन्स इतनी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्यों ले गई? हर जगह जाओ जीन्स अवेलेबल है। और एक बात और नोट करिए आपने, क्या जीन्स में सभी कलर होते हैं मगर 99% एक ही कलर होता है, ब्लू। क्या कारण है? भारत की बात करें, दूर बात नहीं करते, भारत इतना डेवलप्ड है,
थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है विश्व की, 5वीं तो बन ही चुका, थर्ड बनने की राह पर है, इतना डेवलप्ड है, मतलब डिफेंस में कर रहा है, सब चीज़ों में इतना सब कुछ कर रहा है, मगर उसके बाद भी क्या कारण है कि भारत में अगर बात करें सॉफ्ट ड्रिंक की, दो ही कंपनी नज़र आती हैं, पेप्सी और कोक, और पेप्सी और कोक दोनों यूएसए की कंपनी है। ठीक है, कारण क्या? कारण एक ही है, भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण हो गया है, सामाजिक सीमाओं का भी अतिक्रमण हो गया है। समाज में ये चीज़ें ऐसी बैठ गई हैं, जब तक आप जीन्स नहीं पहनो आप मॉडर्न नहीं लगते हो किसी भी प्रकार से। वर्तमान समय में दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने बहुत तीव्रता से परिवर्तन किया है, जो वैश्वीकरण का परिणाम है। सबसे पहले वैश्वीकरण में दूरसंचार की भूमिका, कंप्यूटर की भूमिका सबसे ज़्यादा थी, जिसने भौगोलिक सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया और भौगोलिक सीमाओं के आर पार जाना बहुत आसान कर दिया। पैसे का हस्तांतरण करना, आदमी का जाना, सूचनाओं का जाना बहुत आसान कर दिया है। भारत का में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण और स्थानीय व विदेशी उत्पादक दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यूपीएससी 2021 पीटी में क्वेश्चन आया था, वैश्वीकरण से भारत में हर क्षेत्र और हर वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। लग रहा था सही है, मगर गलत। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण से प्रभावित हुए हैं। गांवों में अभी भी वही प्रोडक्ट बिकते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, गांव में अभी भी वही प्रोडक्ट बिकते हैं जिसमें ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। गांव में अभी वही प्रोडक्ट बिकते हैं जो कुछ कंपनियां ही बेच पाती हैं, क्योंकि बेचने वाले लोग कम हैं, बाजार नहीं है वहाँ पे। तो अभी भी धनी वर्ग ही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है वैश्वीकरण से। दूसरा, वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जो बहुत अच्छी होती है उपभोक्ताओं के लिए, बहुत अच्छी होती है उपभोक्ताओं के लिए। ये जो भारत में जो शूज़ है या भारत में जो गाड़ियाँ हैं, भारत में जो टीवी है, फ्रिज है, इनमें जो क्वालिटी का सुधार हो गया है ना, उसका कारण यही है कंपटीशन। विदेशी कंपनी इंडिया में आती हैं, इंडिया में आने के बाद जब वो देखती हैं कि भारत में कंपटीशन बढ़ गया है, और भारत की कंपनियां जो देखती हैं कि विदेशी कंपनियों को जनता पसंद कर रही है क्योंकि उनकी क्वालिटी बढ़िया है, तो वो भी अपने में सुधार करने में परिवर्तन करती। इवन बाटा लगा लो, जो मैं बाटा की कह रहा था, बाटा की शूज़, मतलब उसकी कंपनी में खाली मेंस वियर हुआ करते थे, अब मेंस वियर भी है, गर्ल्स वियर अलग से है, वुमन वियर अलग से है, चाइल्ड वियर अलग से है, सारे फुटवेयर हैं उसके पास, सारे फुटवेयर की रेंज। क्यों? उसने देखा विदेशी कंपनियां आती हैं तो प्रोडक्ट की रेंज लेकर आती हैं, अगर कोई गुस्सा है अपने लिए तो बीवी बच्चों के लिए भी खरीद के ले जाता है। इससे क्या होता है डियर, कंपटीशन भी बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट, कम कीमत, रेट भी कम होने चाहिए, से लाभान्वित होते हैं। जिसके लिए सबसे बड़े एग्जांपल क्या है? टेलीकम्युनिकेशन। मोबाइल क्षेत्र में कंपनियां आई, अपने साथ क्या लेकर आई? टेक्नोलॉजी लेकर आई अपने साथ, 2G, 3G, 4G। अभी तक सरकारी बीएसएनएल कंपनियां 3G के पार नहीं आई हैं, 4G पे भी चल रही हैं, 4G पे भी ढंग से लॉन्च नहीं कर पाई हैं। प्राइवेट कंपनियां 6G पे आ गई हैं, 5G तो चल ही रहा है ट्रायल, 6G पे वो ट्रायल आ गया, खुद प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। कारण क्या था? ये कंपनियां जो 6G के आ रही है, एक विशेष कंपनी 6G पे सबसे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, और एक दूसरी कंपनी है ब्रिटेन की, वो 6G को भी क्रॉस करना चाहती है, जिससे सुविधाओं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी मिले, प्रोडक्ट बढ़िया मिले, सस्ता मिले, सुंदर मिले, टिकाऊ मिले। तो जनता क्या करेगी? 6G छोड़ देगी, 7G पकड़ लेगी। इससे ग्रोथ भी होती है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है, सब चीज़ होती है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को हर देश स्वीकार कर रहा है। विश्व में अभी तक एक देश कहा जाता है, वो है साउथ कोरिया, जो उसको स्वीकार नहीं कर रहा, मगर साउथ कोरिया भी स्वीकार कर रहा है। वो तो अपनी बंद गोभी है ना, कैबेज बनाने के लिए, वो भी अमेरिका से मंगाता है एक तरह से। तो अभी तक तो कोई भी कंट्री फुल प्रूफ से एलपीजी को कोई भी कंपनी नकार नहीं रही है। एलपीजी हर कंट्री के लिए जरूरी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। ये देखो लाइन, ये लाइन आ चुकी है कई बार। भारत में धीरे धीरे एफडीआई बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या है? बात सही है, एफडीआई भारत में बढ़ रहा है। क्यों? भारत में नया युवा वर्ग बढ़ रहा है, भारत में नया क्या बढ़ रहा है? मिडिल क्लास वर्ग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत में नए नए मोबाइल की डिमांड हो रही है। आज यार एप्पल के मोबाइल के लिए मारामारी जितनी भारत में है ना, और जितना स्टैंडर्ड भारत में है, विदेशों में नहीं है। विदेशों में एप्पल एक जस्ट फॉर एक ब्रांड है,
और यूटिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। मगर भारत में जो है वो अभी भी क्या है, शो ऑफ का तरीका है। कहते हैं ना, जब तक किसी ने मतलब मोबाइल लेके और अपना शीशे में लेके, मिरर में लेके उसको सेल्फी नहीं पोस्ट की, तब तक माने नहीं जाता उसने खरीदी है। नैनो क्यों पिट गई? नैनो का काम क्या? टाटा नैनो का एक ही तो बात थी। टाटा नैनो की क्या बात थी? टाटा नैनो भारत में क्या थी, वो स्टेटस सिंबल नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई। तो एफडीआई आती है तो इन क्षेत्रों में क्या बढ़ती है, डाइवर्सिफिकेशन आता है। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है तथा अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। वर्ल्ड में भारत के प्रोडक्ट बिकते कम हैं, मगर चाइना के प्रोडक्ट क्वांटिटी में ज़्यादा बिकते हैं। मगर एक क्लास है जो इस बात को जानता है कि चाइना के प्रोडक्ट कितने भी सस्ते सही, मगर चाइना के प्रोडक्ट की अपेक्षा जो प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान के, वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं, वो विस्तृत क्वालिटी वाली रखते हैं चाइना की अपेक्षा। तो टेक्नोलॉजी को अपने ऊंचा उठाया है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को हमने उठाया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी दवाई बनाने की कंपनी थी, एशियन पेंट्स, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, विशेषकर सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। इन्फोसिस इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी। सबसे पहली कंपनी थी इन्फोसिस। बहुत बड़ी विजय मानी जाती थी उस समय, कोई भारतीय कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां बहुत कम लिस्टेड होती हैं भारत की। आर्थिक सुधार के परिणाम क्या हुए? अब इन सबको लागू किया गया एलपीजी को, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 में आए सुधारों का परिणाम आर्थिक समृद्धि लेकर आया। गरीबी में सबसे ज़्यादा दूर हुई है, गरीबी इसी दौरान दूर हुई है। 1992 से लेकर 1997 तक की गरीबी दूर करने की दर 10% थी वार्षिक, और उससे पहले पूरे 50 सालों में 40 सालों में 10% भी गरीबी दूर नहीं हो पाई थी। तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मतलब ये सकारात्मक रहा है एलपीजी भारत के लिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार हो गया है। जैसे 1990-91 में विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष व संस्थागत विदेशी निवेश 100 मिलियन था 1991 में। 2020-21 में ये कितना हो गया देखो, 81.72, वो भी बिलियन हो गया है डॉलर में। तो इतना विदेशी निवेश बढ़ रहा है। भारत तो खैर अब मतलब कुछ समय की बात है, बीच की बात, नहीं तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई लेने वाला देश में आ जाएगा। अभी तक तो खैर नहीं है भारत, मगर टॉप 3 में आता है, धीरे धीरे उसमें आ जाएगा। मगर इस बार थोड़ी यात्रा मुश्किल कर दी है चाइना ने एफडीआई को अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत सारी डिस्काउंट दे दिए, छूट दे दी है जो भारत दे नहीं सकता। मगर फिर भी भारत की नहीं, विश्व की हर कंपनी चाइना की अपेक्षा भारत में आना चाहती है। कारण क्या? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब आप जिस कंपनी का नाम सुनते हो ना, वोडाफोन जो है ब्रिटेन की कंपनी है। वोडाफोन से पहले उस कंपनी का नाम होता था हच, HUTCH। हच वाला कुत्ता कहते हैं ना उसे, हच वाला कुत्ते वाला ऐड है, तो वो ही हुआ करती थी। वोडाफोन को विदेशी कंपनी को हच ने खरीदा, सरकार ने टैक्स लगाया कमाने दमाने पे। मतलब वो पूरा एक स्कैम ही था एक देखा जाए तो तरीके से, क्योंकि कंपनी इंडिया की, खरीदने वाली ब्रिटेन की, वो कंपनी मॉरिशस करने क्या गई है। मतलब उस कंपनी ने, वोडाफोन की कंपनी ने मॉरिशस में अपना दफ्तर बनाया, मॉरिशस की कंपनी के द्वारा ट्रांसफर करा इंडिया को, और इंडिया से वो सारा काम लिया। मॉरिशस बीच में कहाँ आ गया? तो कोर्ट ने इसको पकड़ा, कोर्ट ने इसको कहा कि यार ये गलत, इनकम टैक्स ने पकड़ा इसको, इनकम टैक्स ने कहा ये गलत तरीका है, आपने कानूनी रूप आपने अपनाया तो है मगर वो गलत है, लीगली नहीं है, आप पे टैक्स बनता है। कोर्ट में ये केस गया और आखिर में कोर्ट ने फैसला सुनाया किसके पक्ष में? वोडाफोन के पक्ष में। ये भारत में ही हो सकता है। चाइना में कोई भी कंपनी है, सीधी सी बात है, चाइना की कंपनी है, फैसला किसके हाथ में? चाइना के हाथ में, तो कोर्ट भी नहीं जा सकती। तो भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए अभी भी एफडीआई चाइना से इंडिया में ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। मगर चाइना में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो चले जाते हैं चाइना में। भारत में यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 10% अधिक है। वित्तीय वर्ष 19-20 में विदेशी निवेश जो था 74.39 बिलियन डॉलर था। भारत में विनिमय रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 6.37 बिलियन हो गया है। विनिमय रिजर्व में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा धारक देश बन गया है। विदेशी रिजर्व में भारत कभी भी हमेशा टॉप 10 में रहता है, कभी 5th, कभी 6th, कभी 4th में रहता है। मगर अभी ये बात सही है, विदेशी मुद्रा में अब वो भारत के हालात 1990-91 वाले नहीं है।
ग्रोथ में सुधार हुआ है 1990-91 में। वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर्ज की गई है, बात ठीक है। इस दौरान आर्थिक विकास तीव्र हुआ है। वाहन, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सकल निर्यातक के रूप में स्थापित हुआ है तथा बढ़ती कीमतों पर भी नियंत्रित रखा गया है। मतलब सरकार, भारत धीरे धीरे एक्सपोर्ट में हिस्सा लेता जा रहा है और बढ़ती कीमतों पर भी हिस्सा रखा है, क्योंकि विदेशों से चीजें आ जाती हैं। जैसे आप लोग कभी देखोगे, जैसे आज ही का अखबार पढ़ोगे तो सरकार ने, जैसे इस समय भारत में चने की दाल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चने की दाल की कीमतें, चने की दाल की कीमतों के अगेंस्ट में सरकार ने बेसन वगैरह रेट बढ़ गए, सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता ही है। सरकार ने इसमें सुधार करने के लिए क्या करा है, आज ही का अखबार देखोगे तो सरकार ने पीली मटर के इंपोर्ट करने के लिए हटा लिया है डिस्काउंट, ताकि क्या है, विदेशों से माल आ जाएगा, जिससे क्या होगा, भारत की मंडियों में रेट कम हो जाएगा चने की दालों का, या उनकी डिमांड थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी पीली मटर की तरफ। ऐसी भारत से भी वस्तुएं जाती हैं, जैसे गेहूं जाता है भारत से काफ़ी बड़ी मात्रा में, मिस्र में जो आता है गेहूं जाता है, चावल जाता है भारत से, उससे क्या होती है, ग्रोथ होती है। कृषि में सुधार, आर्थिक, अब ये देखना, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं। आर्थिक सुधारों के द्वारा कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस दौर में कृषि की समृद्धि दर लगातार कम हुई है। आर्थिक सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण इत्यादि पर व्यय कम हुआ है। यूपीएससी 2019, पानी भी दे देना, पानी। यूपीएससी 2019 उसने ये पूछा था कि आर्थिक, जब एलपीजी भारत में आई गई तो उसके बाद कृषि में क्या हुआ, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन देखना था, कृषि पे इन्वेस्टमेंट लागत कम हो गई है सरकार की। क्यों? सरकार को पता है, पहले तो हमारे पास स्टोरेज सिस्टम है, भंडारण की कंपनियां हमारे पास हैं, भंडारण करने के लिए एफसीआई भी है, प्राइवेट कंपनियां भी है। दूसरा, अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो भारत इंपोर्ट कर लेता है अनाज को। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करते हैं, तो भारत इन सब चीज़ों को कर लेता है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों में उर्वरक सब्सिडी को समाप्त करने के अनेक प्रभाव हुए हैं। WTO की बात चल रही है, इनका छोटे सीमांत किसानों पर प्रभाव पड़ा है। कृषि की उत्पादक लागत में वृद्धि हुई है। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, इन सबका जो है अर्थव्यवस्था में सब क्षेत्रों में पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, मगर कृषि क्षेत्र में इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ा है। उद्योगों का प्रभाव, इसके द्वारा औद्योगिक समृद्धि दर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी शिथिल हुई है। यह शिथिलता औद्योगिक उत्पादों की गिरती मांग के कारण आई है। वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तु व पूंजी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए खोलने पर बाध्य होना पड़ता है, जिससे क्या होता है, एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी नहीं अपना सकते, एकदम ये अपग्रेड नहीं हो सकते। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये पुरानी संस्था हुआ करती थी सबसे पहले, जनरल ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के परवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन वर्ष 1995 में किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? गेट कब कुछ नाम से जाना जाता है WTO को। WTO का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। गेट की स्थापना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। गेट का ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ करवाना था। मतलब व्यापार, देखो, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस बात को ये शुरू से जानते हैं कि इकोनॉमी को, देश को रन करवाने में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का योगदान है। अर्थव्यवस्था सही है तो सब चीज़ सही है। इसीलिए इन देशों ने अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार को चलाने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक दूसरी कंट्रीज़ के व्यापार को बढ़ाने के लिए गेट की स्थापना की थी। क्यों? उस समय विश्व का सारा व्यापार किससे होता था? सारा व्यापार अमेरिका से होता था, या सारा व्यापार किससे होता था? वो सारा व्यापार ब्रिटेन से होता था। तो इन्हें ये व्यवस्था चाहिए थी। क्यों? धीरे धीरे सभी देश आज़ाद हो रहे थे राजनीतिक रूप से, मगर ये चाहते थे आर्थिक रूप से तो हमारा नियंत्रण रहे। इसके अतिरिक्त इसका ध्येय सेवाओं के सृजन व व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो व पर्यावरण का भी संरक्षण हो। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में बायलैटरल व मल्टीलैटरल व्यापार को बढ़ाना हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का विनिमय को भी
स्थान दिया गया है, मतलब WTO में सेवाएं और प्रोडक्ट दोनों आती हैं। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों व सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। सभी विकासशील देशों का भारत अघोषित मुखिया है। इस समय भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए उसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए गए हैं तथा प्रशुल्क दर को भी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि भारत भी चाहता है विश्व की कंपनियां आए इंडिया में और इंडिया की कंपनी विश्व में जाए। इसीलिए भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी सम्मान करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके बारे में सुनोगे। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत 1996 से हुई थी, एक साल बाद ही। पहला सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के बीच में जेनेवा स्विट्जरलैंड में लागू किया गया है। तो ये जो था, ये तो क्या नाम है, 12वां था। अब जो हो चुका है ना, अब जो लेटेस्ट है वो अबू धाबी में हुआ है, UAE में। अबू धाबी में UAE में हुआ है और इसकी डेट है 26 फरवरी 2024 को। इस साल हुआ है ये हर साल होता है, हर साल ये है। अब चलते हैं डियर, एक और टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। इन उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अखबार अगर पढ़ रहे होंगे आप, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो उपभोक्ता अधिकार के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे। उपभोक्ता अधिकार के बारे में भी आया हुआ है। अभी IAS के दो तीन इंस्टीट्यूट है, उन पे बाकायदा उपभोक्ता अधिकार के तहत पेनल्टी लगाई गई है 5 लाख से 12 लाख रुपए तक के बीच में। तो उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं? उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर राइट्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं व सेवाओं में कमियों व दोषों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देता है। उपभोक्ताओं के निम्न अधिकार वर्णित करता है, जैसे पहला राइट टू सेफ्टी, इसका अर्थ है माल व सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवाओं व खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में लागू है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हार्मफुल ना हो। सूचना का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म, सूचना का अधिकार का अर्थ है अनुचित व्यवहार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए माल की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक व कीमत के बारे में सूचित किया जाए। आप लोग देखते हो कोई भी प्रोडक्ट लेते होंगे तो प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इंग्रेडिएंट्स, ये सब लिखा रहता है, जिससे क्या है सूचना का अधिकार मिले। इसी के बाद आप ट्राई कर पाओ आपने खाना है या नहीं खाना, लेना है या नहीं लेना। चुनने का अधिकार, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार का अर्थ है किसी भी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का आश्वासन दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट को कंपनी को आने दिया जाएगा, सब प्रकार की कंपनियां आ सकती हैं एक ही फील्ड की, जिससे वो जो चूज करने का मौका मिले उपभोक्ताओं को। एक अधिकार के मामले में इसका अर्थ है उचित मात्रा में संतोषजनक गुणवत्ता व सेवा की गारंटी का अधिकार दिया जाएगा। सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अर्थ है उपभोक्ताओं के हितों को उचित मंचों पर उचित विचार प्राप्त होगा, अर्थात उसे सुना जाएगा। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों व चिंताओं के उत्पादों, यहां तक कि कंपनियों के विरुद्ध यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा कि उपभोक्ता अपनी बात रख सकें, कोई क्वालिटी में कंप्लेंट हो। जैसे पुणे के एक लड़के ने एक बहुत बड़ी कोचिंग है, इतिहास के विश्व गुरु हैं, कट्टा लेके चलते हैं वो, तो उनकी कंपनी पे लगाया कि आपने इतने लोगों को प्री निकाला, मेंस निकाला, मैंने 2018 में एडमिशन लिया, आपके यहाँ सारी कोचिंग करी, उसके बाद भी मेरा एग्जाम नहीं हुआ। कोचिंग ने नहीं सुना, उन टीचर ने नहीं सुना, उपभोक्ता अदालत ने सुना। उपभोक्ता अदालत ने साफ कहा कि आपकी संस्था का गठन हुआ है 2018 में और आपने 2015 में जो लड़की जो टॉप कर गई है, आपने उसकी फ़ोटो लगा रखी है, तो ये क्या है? तो सुने जाने का अधिकार सबसे ज़्यादा है। निवारण का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब निवारण भी होना चाहिए। निवारण अधिकार का अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं व उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार मिलना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का अर्थ है जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान व कौशल प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात सही व गलत उत्पाद का ज्ञान होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए आप ISI मार्का दे रहे हैं, ISI मार्का किसी प्रोडक्ट पे जरूरी होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टार देखना चाहिए कितना उसके अंदर बिजली का प्रोडक्शन और कंजप्शन हो रहा है। तो डियर, यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 फिनिश हो गया, LPG। अब एक चैप्टर रह गया है
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, इसको हम लोग कल ही देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। और इसी के साथ साथ हम लोग वो भी करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने कहा था ना अगर बैच शुरू हुआ है तो अंतिम रूप तक जाएगा, पूरा करवाया जाएगा। ना हम ऑफलाइन में कोई बैच छोड़ता हूँ मैं, ना ऑनलाइन में बैच छोड़ूंगा। इसमें जो एनसीईआरटी में आप देखते होंगे पीछे परिशिष्ट के नाम से कॉलम होते हैं, वो परिशिष्ट भी आपको करवाऊंगा, कुछ कमेटीज़ भी करवाऊंगा। अब ज़्यादातर क्लास जो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है 2 घंटे की क्लास, इसमें 2 या ढाई घंटे की क्लास इसमें रही है। तो कल हम इसको ख़त्म कर लेंगे डियर। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना नया अपनी नई एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करेंगे, पॉलिटी की सीरीज़। और इसके साथ साथ ही हम लोग जो हैं इकोनॉमिक्स का जो बैच यूपीएससी का बैच जो चल रहा था प्रीलिम्स का, उसको भी हम कंटिन्यू धीरे धीरे करेंगे। 1 जनवरी से हम कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी की पूरी कि 1 जनवरी से कम 4 घंटे क्लास हो जाए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ताकि यूपीएससी शाम का या सुबह का समय हम रख लेंगे यूपीएससी के लिए या यूपी पीसी के लिए। 2 घंटे यूपीएससी, 2 घंटे यूपी पीसी, जिससे व्यवस्था थोड़ी चले। तो आज ही कक्षा का समापन यहीं करते हैं डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ बने रहिएगा। और अगली क्लास उसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल, वहाँ से आप पीडीएफ इसका कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्लास नोट्स भी होंगे, जो मैंने लिखा है इस पर वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की कक्षा का समापन यहीं करते हैं डियर। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।